Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to my channel Aim as Achieve. Hope so you are fine and staying well. It's first of all, I would like to request you all, if you are new to my channel, please like, share and subscribe to my channel. And in case of any query, you can ask me in comment section. Thank you so much for your cooperation. Now we will moving towards our topic, that is IPSC. Do you know what is full form of IPSC? Okay, let's start discuss about IPSC. IPSC is basically International Patient Safety Goals. Today our topic purposes are to discuss about purposes of IPSC and 6 goals of IPSC. One by one we will discuss in details. So let's start. IPSC is International Patient Safety Goals to promote specific improvements in patient safety. हम पेशेंट की केयर में स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए इन गोल्स को प्रमोट करते हैं. ठीक है. हाईलाइट प्रॉब्लमेटिक एरियाज इन हेल्थ केयर, डिस्क्राइब एविडेंस एंड एक्सपर्ट बेस्ड कंसेंसस सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स. इसमें हम बेसिकली हाईलाइट करते हैं वो एरियाज को जिसमें हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत होती है. इसलिए फिर हम मज़ीद मॉडिफिकेशंस करते हैं ताकि हम उन एरियाज़ को इम्प्रूव कर सकें जहाँ जहाँ हमारी लैकिंग्स आ रही हैं नर्सिंग केयर में या ओवरऑल जनरली हॉस्पिटल साइड पे किसी किस्म की कोई क्वेरीज आ रही हैं तो हम उन्हें मॉडिफाइड करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को फॉलो करें. ठीक है, ताकि उन एरियाज़ में वो इशूज़ दोबारा ना आए. इसमें बेसिकली हम पेशेंट्स का फीडबैक ले लेते हैं कि पेशेंट का फीडबैक कैसा है ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, उसके साथ स्टाफ का बिहेवियर कैसा था. ठीक है, हम इस तरह से डिफरेंट सर्वेस की सूरत में हम पेशेंट से फीडबैक ले रहे होते हैं. अब खुद से ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे ताकि इससे हमें इम्प्रूवमेंट्स का पता चल सके कि कहाँ कहाँ हमारी लैकिंग्स हैं ताकि हम उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें. ठीक है, दीज आर पर्पसेस ऑफ IPSC. Now these are IPSC's goals. IPSC goals are 6 in number. One by one we will enlist these, but then discuss in details. Identify patient correctly. Improve effective communication. Improve the safety of high-alert medications. Ensure correct site, correct procedure, correct patient surgery. Reduce the risk of healthcare associated infections. Reduce the risk of patient harm resulting from falls. ये सारे हमारे IPSC goals हैं. हम इनको अब one by one discuss करेंगे. So this is our first goal, identify the patient correctly. First of all, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी पर्पस के लिए. भले आप उससे ओरिएंटेशन दे रहे हो, ठीक है, वो न्यू है हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के लिए ओरिएंटेशन दे रहे हो. एडमिशन पॉलिसीज हमारी होती है कि पेशेंट को ओरिएंटेशन देना, उसके बाद के मुतालिक बताना, उसके प्रोसीजर का बताना. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं? मोस्ट प्रोबेबली वी यूज टू आइडेंटिफायर्स, दैट इज मेडिकल रिकॉर्ड नंबर एंड ID बैंड. मेडिकल रिकॉर्ड नंबर पेशेंट का जनरेट होता है तो हर पेशेंट का डिफरेंट मेडिकल रिकॉर्ड नंबर होता है. ID बैंड पेशेंट को पहना भी जाता है, ID ब्रेसलेट जिनको कहते हैं. उसमें हम उसका नेम, कंप्लीट नेम मेंशन करते हैं, कंप्लीट MR नंबर मेंशन करते हैं और उसकी जेंडर लिखते हैं. ठीक है, पेशेंट की डायग्नोसिस लिखते हैं, बेड नंबर लिखते हैं, एक्सेट्रा. Before taking vitals or any other assessment, before administering medications, blood and blood products, before taking samples, before any aseptic procedures. इन सारे कामों के लिए हमें पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है. हम पेशेंट के वाइटल्स करने गए हैं, हम पेशेंट की असेसमेंट करने गए हैं, जनरल हिस्ट्री लेने के लिए गए हैं, किसी भी काम के लिए हम गए हैं, पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए गए हैं, मेडिसिन या प्लेटलेट्स, ब्लड या कोई भी चीज़ हम उसे लगाने के लिए गए हैं, हम उसका सैंपल लेना चाह रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए. और सेकेंडली हम उसके जो भी सैंपल्स कर रहे हैं, जो मेडिसिन दे रहे हैं, हमें उसके पर्पजेस पता होने चाहिए.
ताकि हम पेशेंट को गाइड करें। उसके बाद उसकी परमिशन होगी तो हम उसे वो मेडिसिन लगाएंगे, ठीक है। और जैसे कोई सर्जरी होती है तो उससे पहले पेशेंट की कंसेंट जरूरी होती है, ठीक है। इस तरह से हम पेशेंट को काउंसल कर सकते हैं उससे मेडिसिन लगाने से पहले, ठीक है। ये पेशेंट के राइट्स होते हैं। और कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर हम उससे करने जा रहे हैं तब भी हम उसे आइडेंटिफिकेशन पहले लाजमी करेंगे। गो नंबर 2 की तरफ आते हैं। कंप्लीट verbal and telephonic orders or text is written down by the receiver of the order. Verbal orders followed by read back policy by the receiver. Verbal orders except telephonic orders followed by the repeat back policy. अब इसमें मेन दो चीजें होती हैं गो नंबर 2 में, जिसमें हम बात करते हैं कि इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारी होनी चाहिए, हमारे जो भी लफ्ज हैं हम उसको क्लियरली अदा करें, ठीक है, ताकि सुनने वाले को सब कुछ समझ आए, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जिसमें लुक लाइक साउंड लाइक आ जाती हैं, तो हम उसमें प्रोनाउंस करते हुए एक दूसरी आवाज़ निकलती है उसमें, ठीक है। तो हम उनको स्पेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा जा सके, एरर्स कम से कम हों। और टेलीफोनिक ऑर्डर्स जो होते हैं जैसे क्रिटिकल लैब वैल्यूज़ हैं, हमें लेबॉर्ट्री से कॉल आती है किसी पेशेंट के लिए, ठीक है, हम उसकी सबसे पहले क्या करेंगे, सारी उसकी बात सुनेंगे डिटेल में। सेकेंडली हम उसे फिर कंफर्म करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, कंफर्म करेंगे, रीड बैक करेंगे, ठीक है। देन हम उस पेशेंट पे कोई भी अगर टैगिंग लगानी है, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन की, या कुछ भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है तो बाद में हम वो करेंगे, ठीक है। टेलीफोनिक ऑर्डर्स जो भी हैं उसको डॉक्यूमेंट करना मस्ट होता है, ठीक है। इधर आप इसे सिस्टम में मेंशन कर रहे हैं या किसी पेज पे लिख रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी नेसेसरी। टेलीफोनिक ऑर्डर्स रूटीन में हम फॉलो नहीं करते, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें टेलीफोनिक ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनको सबको डॉक्यूमेंट करना होता है, बाय द नेम ऑफ डॉक्टर, डेट और टाइम लाजमी मेंशन करना होता है उस पर, ठीक है। और सेकेंडली हम इसमें ये बात करते हैं कि जब हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर कर रहे होते हैं, एक शिफ्ट चेंज हो रही होती है तो दूसरा स्टाफ आ रहा होता है, तो हैंडिंग टेकिंग ओवर में भी हम क्या करते हैं कि एस बार टूल यूज़ करते हैं, सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन। इस टूल को यूज़ करते हुए हम हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री बताते हैं हम, सिचुएशन कैसी है, उसकी असेसमेंट जो हमारी खुद से हमने की होती है असेसमेंट बताते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, ठीक है, असेसमेंट हो गई, फिर रिकमेंडेशंस यानी हम सजेशंस भी कर सकते हैं इसमें कि मेरे ख्याल से पेशेंट को ये करना चाहिए, ठीक है। फिर बाकी फर्दर तो पूरी डॉक्टर्स और टीम होती है, सारे मिलके काम कर रहे होते हैं, ठीक है। IS बार टूल जो होता है ये हम मेंशन करते हैं, ये बहुत डिटेल में बहुत अच्छा टूल है, हम इसे प्रॉपर ओवर दे सकते हैं। हम आते हैं गोल नंबर 3 की तरफ, दैट इज हाईलाइट मेडिकेशन। जैसे मैंने पहले बात की कि लुकलाइक मेडिकेशन होती हैं, साउंड लाइक मेडिकेशन होती हैं, इनमें हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन गिविंग की जरूरत होती है, डबल चेक पॉलिसी से हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। या ऐसी मेडिसिन जो कि medications that carry higher risk for adverse outcomes, जो कि एडवर्स आउटकम्स होते हैं मेडिसिन के, ठीक है, हाई रिस्क से बचने के लिए हम उन पे टैगिंग करते हैं, ठीक है, रेड कलर की टैगिंग से हम उसे मेंशन करते हैं कि दीज आर हाई रिस्क मेडिकेशंस, यूज इट प्रॉपरली केयरफुली, मेडिकेशन एरर्स कम से कम हैं। Policies or procedures are developed to address the identification, location, labeling, and storage of high-risk medications. Double-check policy is usually followed. अब इसमें वो बता रहे हैं कि पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो बनाए गए होते हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं, कि जैसे हाईलाइट मेडिकेशंस हैं, क्रैश कार्ड में हाईलाइट मेडिकेशंस करी होती हैं, हाईलाइट में मेडिकेशन होती हैं, लोकल लाइक होती हैं, साउंड लाइक होती हैं, ठीक है। उन सबको यूज़ करते हुए हमें एहतियात से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मेडिकेशंस का नेम पढ़ना चाहिए, सही है। सेकेंडली हम उसका देखते हैं कि एक्सपायरी डेट देखते हैं,
प्रॉपरली चेक करते हैं, फिर डॉक्टर्स के ऑर्डर्स में से एडवाइसेस करते हैं, तो देखते हैं कि मेडिकेशन की डोजेज कितनी है, कितनी डोज में पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है। ओके, उस हिसाब से फिर पेशेंट के पास जाके आइडेंटिफिकेशन करके प्रॉपरली उसे मेडिकेशंस लगाते हैं। देन हम आते हैं कॉल नंबर 4 की तरफ। कॉल नंबर 4 होता है मार्क द प्रोसीजर और सर्जिकल साइट बाय परमानेंट मार्कर। परमानेंट मार्कर से हमने साइट मार्क करवानी होती है डॉक्टर से, जो भी प्रोसीजर करेगा, ठीक है, उसका वो डॉक्टर सर्जन ही मार्क करेगा साइट। सही है। यूज ऑफ परमानेंट मार्कर, परमानेंट मार्कर से हम उसकी साइट मार्क करते हैं। देन प्रॉपर चेकलिस्ट होती है हमारे पास, नाउ आउट, साइन इन, साइन आउट, टाइम आउट, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि पेशेंट को यूज होती हैं। साइन से मुराद ये है कि जब पेशेंट को एनेस्थीसिया नहीं लगा अभी, ठीक है, एनेस्थीसिया लगने से पहले। और साइन आउट मींस तब इंसिजन देने से पहले हमें सारी चीज़ें जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग देखनी होती है, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, प्रोसीजर कंफर्म करना होता है, ठीक है। और टाइम आउट जब सर्जरी हो गई, प्रोसीजर हो गया, उसके बाद हमने सारे इक्विपमेंट्स की प्रॉपर काउंटिंग करनी होती है, नीडल्स की, कोई नीडल पेशेंट के अंदर ना रह जाए, कोई थ्रेड अंदर ना रह जाए, कोई भी इक्विपमेंट अंदर ना रह जाए, सीजर्स और गाज पीसेस लाइक इस तरह से कोई भी चीज़ पेशेंट के अंदर नहीं रहनी चाहिए। ठीक हो गया। दिस इज ऑल अबाउट गोल नंबर 4। गोल नंबर 5 की तरफ आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो कि हमारे हेल्थ के एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होते हैं, जो हमने प्रिवेंट करना होता है पेशेंट को भी और अपने आप को भी। ठीक है, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले हम हैंड वॉशिंग प्रॉपरली करते हैं। अपनी 7 स्टेप्स जो कि हमारे इंटरनेशनली 7 स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हमने हैंड वॉशिंग करनी होती है। अगर हैंड वॉशिंग इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है तो हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूज़ ऑफ पीपीईज, पीपीईज मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है, जिसमें आता है हमारे पास गाउन, मास्क, फेस शील्ड और ग्लव्स, ठीक है, शू कवर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें पीपीईज में आती हैं। थर्डली हम इसमें इस्तेमाल करते हैं मेन चीज़ जो है 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली मोमेंट जो होती है वो ये होती है कि बिफोर टचिंग द पेशेंट और आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग्स, आफ्टर एनी फिजिकल कंटेमिनेशन, after before starting any aseptic procedures और after touching the patients। ये 5 कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हमें हैंड वॉश करनी लाजमी होती है, ठीक है, to protect yourself and your community, your family, your patients also। goal number 6, goal number 6 होता है resulting from falls, मतलब reduce the risk of falls resulting from, reduce the risk of harm resulting from falls, ठीक है। गोल नंबर 6 में हमने पेशेंट को गिरने से बचाना है बेसिकली, पेशेंट गिरे ना, साइड रेज पे बेड की अप होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, क्लोज मॉनिटरिंग आफ्टर हाईली सेडेटिव मेडिकेशंस, हमने इस पेशेंट को कोई भी मेडिकेशंस दी हैं, ऑब्वियसली इसमें सेडेशन होगी, एनेस्थीसिया जैसे होता है पेशेंट का सर्जरी से पहले, उसमें भी सारी सेडेशन होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसकी क्लोजली मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। उसको अकेले नहीं चले देना फर्श पे, ठीक है, वो गिर सकता है, बेड की साइड रेज आप रखनी है, ठीक है, हमेशा। बड़े साथ उसकी कोई अटेंडेंट बैठा हुआ है, फैमिली मेम्बर बैठा हुआ है साथ में, तो उसको भी हमने गाइड करना होता है कि आपने पेशेंट का अच्छे से ख्याल रखना है और पेशेंट की ये जो साइड रेल्स हैं ये आप रखनी है, हमेशा नीचे नहीं करनी। और वेट फ्लोर ओरिएंटेशन देनी होती है कि फ्लोर गीला है, अभी आपने इस पे नहीं चलना। और ऐसे पेशेंट्स को जो कि गिरने के रिस्क पे होते हैं, फॉल रिस्क असेसमेंट हम पेशेंट की करते हैं, तो उसमें हम उसे येलो टैगिंग से आईडी बैंड येलो टैग कर देते हैं ताकि पेशेंट को गिरने से खतरा है तो इसकी हेल्प की जाए। लाइक हमारी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन फॉल रिस्क होती है, हमारी जेरियाट्रिक ओल्ड एज पेशेंट्स फॉल रिस्क होते हैं, ठीक है, इनका खास ख्याल रखना चाहिए।
ओके, इसके साथ ही हम अपने प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन और अल्लाह हाफिज़। इन केस ऑफ एनी क्वेरी you can ask me in the comment section. Allah Hafiz.